हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था वंशावृद्धि तथा विविधता के सिद्धांत, उसका एक टॉपिक है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। वो टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उत्परिवर्तन जो टॉपिक है उसे पूरा पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो होगी ये थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है। तो अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उत्परिवर्तन क्या होता है? तो जीवों की जीन या क्रोमोसोम में अचानक होने वाले परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन है। मतलब जीवों की कोई जीन है या क्रोमोसोम है, उसमें अचानक कोई परिवर्तन आ रहे हैं तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन जीवों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। उत्परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है लाभकारी, मतलब लाभकारी भी हो सकते हैं, और हानिप्रद यानी हानि पहुंचाने वाले उत्परिवर्तन भी हो सकते हैं। इसकी खोज करी थी दोस्तों ह्यूगो डी व्रीज ने। उन्होंने ये जो खोज करी थी, इस प्लांट का नाम था इवनिंग प्रिमरोज। इसका साइंटिफिक नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम था ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ह्यूगो डी व्रीज ने प्लांट में उत्पन्न लक्षणों को उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहा तथा इस परिवर्तन की प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहा। उत्पन्न जो लक्षण हुए थे इस प्लांट के अंदर, क्या नाम है जिसका? इवनिंग प्रिमरोज या ओइनोथेरा लेमार्कियाना। इसके अंदर जो परिवर्तन लक्षण जो उत्पन्न हुए थे उन्हें उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहा था। इन्होंने ये सारी बात बताई थी अपनी एक पुस्तक का नाम है द म्यूटेंट थ्योरी। उत्परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जीन उत्परिवर्तन यानी जीनों में होने वाले उत्परिवर्तन, और दूसरे हो सकते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जीन और क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र में अचानक हुए परिवर्तन क्या होते हैं? उत्परिवर्तन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीन उत्परिवर्तन, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं जीन उत्परिवर्तन क्या होता है। जीन की संरचना में हुए बदलाव, जीन की संरचना है उसके अंदर हुए जो बदलाव हैं वो है जीन उत्परिवर्तन। जीन म्यूटेशन में सामान्यतः जीन की अनुवांशिक संरचना या सूचना में बदलाव कर देते हैं। जीन म्यूटेशन में सामान्यतः जीन जो होते हैं वो उसकी अनुवांशिक सूचना में बदलाव हो जाते हैं। उत्परिवर्तन क्षारकों में हुए उलटफेर से उत्पन्न हो सकते हैं। यानी उत्परिवर्तन जो होते हैं उसमें बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है। उन बेस पेयर में उलटफेर होने के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। ये परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं। तो देखते हैं। एक तो था प्रतिस्थापन, विलोपन, नॉनसेंस म्यूटेशन। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन। तो अगर मैं प्रतिस्थापन की बात करूं, यह वह उत्परिवर्तन है जिसमें डीएनए अणु से एक या अधिक क्षार युग्म किसी अन्य क्षार युग्म में बदल जाते हैं। ये ऐसा उत्परिवर्तन है या ऐसा चेंज है, ऐसा बदलाव है जिसमें डीएनए अणु है उसमें से एक या अधिक क्षार युग्म किसी अन्य क्षार युग्म में बदल जाते हैं। जैसे मान लो एडिनोसिन है, एडिनोसिन और थाइमिन है, ये किसी अन्य युग्म में बदल गए, यानी ये किसी और युग्मक में बदल जाते हैं। या तो ये ग्वानिन में बदल जाएंगे या ये साइटोसिन में बदल जाएंगे। इनमें से किसी में ये बदल जाते हैं। बेस पेयर्स पाए जाते हैं। अगर आपको पता हो, अगर आपने डीएनए के बारे में पढ़ा है, उसकी संरचना के बारे में पढ़ा है, तो डीएनए के अंदर क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो वो युग्म में बदलाव हो जाता है या प्रतिस्थापन हो जाता है युग्म का। जैसे यहाँ पर एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया, मान लीजिए थाइमिन की जगह साइटोसिन आ गया। इस तरह से बदलाव हो जाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम जस्ट नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसके अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कारण एक उत्पन्न विकार होता है। उदाहरण के लिए वो ले सकते हो सिकल सेल एनीमिया। वैसे तो हम आगे अनुवांशिक विकार पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इस रोग में क्या होता है? प्यूरिन व पिरिमिडीन की स्थिति में बदलाव। प्यूरिन व पिरिमिडीन दो क्षारें होती हैं, क्षार बेस पेयर होती है जो नाइट्रोजनी क्षार होती है। प्यूरिन और पिरिमिडीन ये दो प्रकार की होती है। तो इनके ही आगे प्रकार है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये सब इन्हीं के प्रकार हैं, तो टेंशन नहीं लेनी ये यहीं से। तो प्यूरिन व पिरिमिडीन की स्थिति में बदलाव क्या है? सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद है संक्रमण या ट्रांजिशन। एक पिरिमिडीन के स्थान पर दूसरे पिरिमिडीन का आना, ये इसी के अंदर है, प्रतिस्थापन के अंदर। एक पिरिमिडीन के स्थान पर दूसरे पिरिमिडीन का आना, अथवा एक प्यूरिन के स्थान पर
दूसरे प्यूरिन का आना, ये स्थिति क्या है? संक्रमण है। पूछ सकता है आपको एग्जाम के अंदर 1.5 नंबर के अंदर कि संक्रमण क्या है। संक्रमण होता है एक पिरिमिडीन के स्थान पर दूसरी पिरिमिडीन आ गई, या एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरी प्यूरिन आ गई। अगला है अनुप्रस्थता। अनुप्रस्थता क्या होती है? प्यूरिन का पिरिमिडीन से व पिरिमिडीन का प्यूरिन से बदलाव। पहले तो दोनों क्षार युग्म क्षारें जो नाइट्रोजनी क्षार थी या जो क्षार युग्म थे वो दोनों सिमिलर थे। जैसे पिरिमिडीन से पिरिमिडीन आ रही थी, प्यूरिन से प्यूरिन आ रही थी। लेकिन अनुप्रस्थता या ट्रांसवर्जन में क्या होगा? प्यूरिन का पिरिमिडीन से हो जाएगा और पिरिमिडीन का प्यूरिन से बदलाव हो जाएगा। ठीक है, ये होती है अनुप्रस्थता या ट्रांसवर्जन। अब हम देखते हैं विलोपन। दूसरा है विलोपन। विलोपन को बोलते हो डायलेशन। डायलेशन में क्या होता है? इसमें एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में से कुछ क्षारकों की हानि हो जाती है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है डीएनए। उसमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, उसमें से कुछ क्षार युग्म पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, थाइमिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा। उनकी कुछ क्षारकों की हानि हो जाएगी, इसे हम कहते हैं विलोपन। विलोपन में पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, जो रीडिंग फ्रेम है वो पूरा बदल जाता है, जिससे एक असामान्य उत्पाद का निर्माण होता है। जिससे एक असामान्य उत्पाद का निर्माण होता है, इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या विलोपन कहते हैं। अब पूछ लिया जाए कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, तो ये विलोपन ही है, डायलेशन ही है। लिख देना है कि न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में कुछ क्षार युग्मकों की हानि हो जाती है, जिससे पूरा रीडिंग फ्रेम होता है जो वो चेंज हो जाता है। इसे हम विलोपन या क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अगला है नॉन सेंस म्यूटेशन। इसका नाम ही नॉन सेंस है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको देखना है नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है। प्रतिस्थापन प्रकार के म्यूटेशन में यदि सामान्य क्षार युग्मक का प्रतिस्थापन समापन कोडोन से हो जाए तो प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को नॉन सेंस उत्परिवर्तन कहते हैं। अब आपके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फंडा है, अगर आपने छठा चैप्टर नहीं पढ़ा तो, कि समापन कोडोन क्या होते हैं। समापन कोडोन मैं आपको अगले ही चैप्टर में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अनुवांशिक कोड पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा आपको इसके लिए, तो वो यहाँ पर कवर अप नहीं हो सकता। लेकिन आप यहाँ पर एक समापन कोडोन को याद रख सकते हो। समापन कोडोन क्या होते हैं, प्रारंभिक कोडोन क्या होते हैं, ये सब अगले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, प्रतिस्थापन प्रकार के म्यूटेशन में यदि सामान्य क्षारक का प्रतिस्थापन ही हो रहा है इसमें, लेकिन समापन कोडोन से हो रहा है, तो प्रोटीन संश्लेषण है, जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर रुक जाती है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? नॉन सेंस उत्परिवर्तन कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब बात करेंगे बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की अगर बात करें तो किसी जीन के सिर्फ एक क्षार युग्म का प्रतिस्थापन या विलोपन निवेशन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। एक ही क्षार युग्म का प्रतिस्थापन या विलोपन हो रहा है तो ये क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन है, पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया इसी प्रकार के उत्परिवर्तन से पैदा होता है। पहले भी बताया था, पहला कौन सा था? प्रतिस्थापन से भी हो रहा था और बिंदु उत्परिवर्तन से हो रहा था। ये उसका ही एक प्रकार है, बिंदु उत्परिवर्तन प्रतिस्थापन का ही एक प्रकार है, लेकिन हमें यहाँ से अलग से पढ़ लिया, ठीक है। अब अगला है, पहला हमने पढ़ लिया जीन उत्परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, या जिसे बोला जाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो डीएनए बहुत लंबा व कुंडलित अणु होता है। आपको पता है डीएनए एक बहुत लंबी संरचना होती है और कुंडलित संरचना होती है। डीएनए की एक कुंडली एक अत्यधिक कुंडलित रूप से किसी रूप में किसी क्रोमोसोम के एक सिरे से दूसरे सिरे पर फैली रहती है। इसमें हुआ किसी भी प्रकार का बदलाव आनुवंशिक पदार्थ की सूचना में बड़ा बदलाव उत्पन्न करता है। सिंपल सी बात कहूँ कि क्रोमोसोम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है कि डीएनए की संरचना। अब इसमें कोई आनुवंशिक या जेनेटिक चेंज आ जाए तो उसमें जो एक पूरा सूचना जो इन्फॉर्मेशन जो होगी उसमें एक बड़ा बदलाव आता है, बड़ा बदलाव उत्पन्न होता है। इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी गुणसूत्र में हुआ चेंज, गुणसूत्र में हुआ उत्परिवर्तन ही क्या है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है। आप इतना याद रख सकते हो। गुणसूत्रों की संरचना व संख्या में बदलाव के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। गुणसूत्रों की संरचना व संख्या में बदलाव के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले गुणसूत्रों की आकारिकी में
अकारिकी होती है उसकी बाहरी संरचना। बाहरी संरचना में क्या बदलाव हो सकते हैं देखिए। तो सबसे पहले विलोपन, किसी एक क्रोमोसोम के किसी भाग का टूटकर विलीन हो जाना। कि कोई क्रोमोसोम है उसके एक भाग का टूटकर विलीन ही हो जाना क्या है, विलोपन है। किसके लिए, गुणसूत्र केस के लिए, ठीक है। जीन के लिए अलग डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो इसका उदाहरण है आपको क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम में एक होता है, विकार होता है जिसमें 5वें क्रोमोसोम की छोटी भुजा में हुए विलोपन के कारण ये रोग होता है। 5वें जो क्रोमोसोम होता है, 5वें नंबर का, हमारे शरीर के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 22 ऑटोसोम और एक जोड़ी क्या पाया जाता है, लिंगीय गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से 5वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसकी छोटी भुजा में हुए विलोपन के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। दूसरा है प्रतिलोपन। प्रतिलोपन क्या होता है, गुणसूत्र के किसी खंड का अपने अक्ष पर 180 डिग्री तक घूम जाना क्या है, प्रतिलोपन है, ठीक है। प्रतिलोपन घूम जाना, ठीक है, याद रख सकते हो। उसके बाद है द्विगुणन। अभी हम पढ़ते हैं द्विगुणन और स्थानांतरण के बारे में। द्विगुणन की अगर मैं बात करूं तो किसी एक क्रोमोसोम के एक खंड का एक कोशिका में 2 या 2 से अधिक बार पाया जाना द्विगुणन। मतलब कोई क्रोमोसोम है उसके एक खंड का एक कोशिका में 2 या 2 से अधिक बार पाया जाना क्या द्विगुणन है, यानी डुप्लीकेशन है। कुछ क्रोमोसोम परिवर्तन 2 क्रोमोसोम को एक साथ प्रभावित करते हैं। कुछ जो क्रोमोसोम परिवर्तन है या क्रोमोसोम उत्परिवर्तन है वो 2 क्रोमोसोम को एक साथ प्रभावित करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतर क्रोमोसोमल परिवर्तन कहते हैं। अंतर क्रोमोसोमल परिवर्तन किसे कहा जाता है, तो 2 क्रोमोसोम को एक साथ प्रभावित करने वाले क्रोमोसोमीय परिवर्तन या उत्परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अंतर क्रोमोसोमल परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात करेंगे स्थानांतरण की। किसी असमजात क्रोमोसोम में किसी अन्य क्रोमोसोम के खंड का जुड़ जाना स्थानांतरण है। किसी असमजात क्रोमोसोम में किसी अन्य क्रोमोसोम के खंड का जुड़ जाना। कोई असमजात क्रोमोसोम है उसमें कोई अन्य गुणसूत्र या क्रोमोसोम के खंड कोई आकर उसमें जुड़ गया या स्थानांतरित हो गया, वो क्या है, स्थानांतरण है। तो अब बात करेंगे क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पूछ लिया जाता है, लेकिन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए आप। तो इस पार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन ये 2 प्रकार से हो सकती हैं। 2 प्रकार से कैसे, एक तो होती है असुगुणिता, 2 स्थितियां बनती है, और एक होती है सुगुणिता, यानी एन यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, ये 2 स्थितियां बनती है, एन यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, यानी असुगुणिता और सुगुणिता। सबसे पहले हम बात करेंगे असुगुणिता। असुगुणिता क्या होती है, इसमें क्या होती है, कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या में कुछ कमी या वृद्धि हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या एक कोशिका में फिक्स होती है, या तो उसमें कमी हो जाएगी या उसमें वृद्धि हो जाएगी, ये होती है असुगुणिता, यानी संख्या में चेंज आना, कमी आ गई, ग्रोथ हो गई, ये कोई मैटर नहीं है, उसमें चेंज आना बस, ठीक है। असुगुणिता भी कई प्रकार की होती है। जैसे मैं पहले बात करूं एक सूत्र न्यूनता या मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है कि काई क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का कम होना मोनोसोमी कहलाता है। कि काई क्रोमोसोम है, काई गुणसूत्र है, उसमें एक क्रोमोसोम का कम होना मोनोसोमी कहलाता है। अर्थात 2n-1 की स्थिति, नॉर्मल 2n की स्थिति होती है, उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो गया, मोनोसोमी, एक सूत्र न्यूनता कहलाती है। द्विसूत्र न्यूनता की अगर मैं बात करूं तो काई क्रोमोसोम संख्या यानी काई क्रोमोसोम संख्या में से एक जोड़ा समजात क्रोमोसोम अर्थात 2 क्रोमोसोम की कमी नलीसोमी या द्विसूत्र न्यूनता कहलाती है। मतलब जोड़े के रूप में गुणसूत्र कम हो गए, क्या कहलाती है, द्विसूत्र न्यूनता, यानी ये स्थिति 2n-2, ये स्थिति बोल सकते हो कि 2 द्विगुणित गुणसूत्र थे, उसमें से 2 गुणसूत्र यहाँ पर कम हो गए, द्विसूत्र न्यूनता कही जाती है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है एकाधिसूत्रता यानी ट्राइसोमी। पहले तो कमी हो रही थी, अब काई के जो गुणसूत्र है उसमें वृद्धि होगी। जैसे काई कोशिका संख्या में एक क्रोमोसोम की वृद्धि ट्राइसोमी, यानी 2n+1, यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, पहले कम करते जा रहे थे ना, 2n में से 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, अब यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। फिर है द्विअधिसूत्रता, काई के कोशिका संख्या में एक जोड़ा समजात गुणसूत्रों का एक जोड़ा पाया जाता है, मतलब
एक जोड़ा पाया जाता है, जोड़े में अगर एक प्लस हो रहा है तो वो है एक का द्विसूत्रता, और एक कम हो रहा है तो वो है मोनोसोमी, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो रही है। और द्विअधिसूत्रता क्या होती है, तो उसमें दो जोड़े अर्थात दो गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है, यानी इसे टेट्रासोमी कहते हैं। जितने आप ऐड करते जाओगे, मान लो हम एक की कमी कर रहे हैं तो मोनोसोमी हो गई, उसके बाद दो की अगर वृद्धि कर रहे हैं तो वो हो गई, दो की वृद्धि कर रहे हैं तो हो गई ट्राइसोमी, और जबकि दो की और एक की वृद्धि कर रहे हैं तो वो ट्राइसोमी, यानी दो गुणसूत्र तो पहले से ही थे, एक और जुड़ गया तो ये तीन हो गए, तीन के लिए वर्ड आया ट्राई, और स्थिति क्या है सोमी, यानी ट्राइसोमी। दो की वृद्धि हो रही है तो टेट्रासोमी, यानी 2n+2 की स्थिति। सूत्र से भी आप याद रख सकते हो 2n-1, 2n-2, 2n+1, 2n+2, ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अब है सुगुणिता, पहले हमने पढ़ी असुगुणिता, अब हम पढ़ेंगे सुगुणिता के बारे में। यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी क्या होती है, क्रोमोसोम की मूल संख्या के बराबर ही क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि या कमी यूप्लॉइडी कहलाती है। मतलब क्रोमोसोम की संख्या है, उसकी मूल संख्या के बराबर ही वृद्धि हो रही है। जैसे मान लो ह्यूमन के लिए ले लूँ, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर, तो ये मूल संख्या है गुणसूत्रों की 23। अब इसके सापेक्ष ही इतने ही अगर क्रोमोसोम और जुड़ जाएं या कम हो जाएं तो ये स्थिति क्या कहलाती है, सुगुणिता यूप्लॉइडी कहलाती है। यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या, यूप्लॉइडी में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो मूल संख्या की गुणज होती है। मूल संख्या जो होती है क्रोमोसोम की, उसमें उसकी डबल होती है या गुणज होती है। ये निम्न प्रकार से हो सकती है, पहली है एक गुणिता यानी मोनोप्लॉइडी, दूसरी है द्विगुणिता यानी डाइप्लॉइडी, तीसरी है बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी। एक ही जीव के क्रोमोसोम से बनी बहुगुणिता या सुगुणिता क्या कहलाती है, सॉरी बनी सुगुणिता आएगा यहाँ पर, से बनी सुगुणिता बहुगुणिता कहलाती है। यानी एक ही जीव के क्रोमोसोम से बन रही है तो वो क्या है, स्व बहुगुणिता है, तथा दो भिन्न जीवों के क्रोमोसोम से बनी बहुगुणिता पर बहुगुणिता कहलाती है। इसके ऊपर प्रश्न पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट भी, सुगुणिता क्या है, सुगुणिता क्या है, इसके 3 प्रकार बताइए। तो एक होती है एक गुणिता, द्विगुणिता, बहुगुणिता। अब बहुगुणिता में सारी स्थितियां आ गई, जैसे एक गुणिता में तो हम 1 यूज़ करते हैं 1n, द्विगुणिता में 2n, उसके बाद 3n 4n, ये सब बहुगुणिता के अंदर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी सुगुणिता। अब बात करेंगे, ये यहाँ पर आपका ये पूरा होता है क्या, उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन पढ़ लिया, क्रोमोसोम उत्परिवर्तन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन जन, यानी जो कारक या जो पदार्थ कुछ भी कह लो, वो जो उत्परिवर्तन कर रहे हैं, जीव में बदलाव कर रहे हैं, उसके जीन में, उसके क्रोमोसोम में, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वे कारक या वह कारक जो उत्परिवर्तन कर सकते हैं, यानी जो बदलाव कर सकते हैं, अचानक बदलाव कर सकते हैं, उत्परिवर्तन जन या म्यूटेजेंस कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहला है भौतिक उत्परिवर्तन जन, विभिन्न प्रकार के विकिरण जैसे काश्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि भौतिक उत्परिवर्तन जन है। यानी ये भौतिक रूप से उत्परिवर्तन करती है, भौतिक ये बदलाव फिजिकल चेंजेस लाती है, ठीक है। तो ये होती है भौतिक उत्परिवर्तन जन, ठीक है, भौतिक उत्परिवर्तन करने वाले पदार्थ, ठीक है। उसके बाद है रासायनिक उत्परिवर्तन जन, अनेक रासायनिक पदार्थ क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, अतः ये रासायनिक उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। उसके बाद है जैविक, कुछ विषाणु यानी वायरस आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, अतः ऐसे उत्परिवर्तन जैविक उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तीन प्रकार थे, भौतिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक रूप से यानी किरणें हो गई, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सब हो गया। रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो भी उत्परिवर्तन जन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जैविक उत्परिवर्तन, कुछ विषाणु होते हैं वो आनुवंशिक पदार्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, अतः ऐसे उत्परिवर्तन जन क्या कहलाते हैं, जैविक उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं, ठीक है। प्रकृति में अपने आप होने वाले उत्परिवर्तन, स्वतः उत्परिवर्तन, यानी जो प्रकृति की देन है, नेचर से हो रहे हैं, वो क्या है, स्वतः उत्परिवर्तन, तथा जो बाह्य कारकों से उत्पन्न करवाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, बाह्य उत्परिवर्तन होते हैं, या प्रेरित उत्परिवर्तन उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका उत्परिवर्तन टॉपिक। उत्परिवर्तन टॉपिक के अंदर कुछ और चीज़ें भी होती है, जैसे उसका महत्व है,
या कुछ और कारणों से भी उत्परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप इस पर एक पूरी बुक बनाई जा सकती है, पूरी बुक, ठीक है। यूगो डिवरीज द्वारा लिखित जो बुक है पूरी बना सकते हो, पूरी पढ़ सकते हो। लेकिन जो जो पूछे जाते हैं बढ़िया तरीके से, या जो नहीं भी पूछे जाते एडवांस लेवल तक, वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया। और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता उत्परिवर्तन जन से आपके बोर्ड के एग्जाम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्परिवर्तन के महत्व क्या क्या हैं, तो आप इनमें से निकाल के लिख सकते हो, मुझे विश्वास है। कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इसे जब डीएनए वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ सारी बातें वहीं की आ रही है। जैसे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी हमने देखा समापन कोडोन आ रहा है, जो समापन कोडोन आ रहा है, प्रारंभिक कोडोन, इस तरह के कोई नाम आए थे डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो वहाँ पर भी उत्परिवर्तन टॉपिक है क्या, वहाँ पर भी है। तो हम इसे वहाँ पढ़ेंगे, इसके महत्व भी वहाँ पढ़ेंगे, आपको वहाँ पर बेहतर समझ में आएंगे। तो ये था आपका उत्परिवर्तन टॉपिक, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। थोड़ा सा कोई पार्ट महत्व का अगर आपको पढ़ना है तो वह या तो मैं उस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तब वहाँ पर भी हम उत्परिवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 बार उत्परिवर्तन पढ़ेंगे, तो कुछ पार्ट वहाँ कर लेंगे और लगभग पार्ट यहाँ पर कवर अप कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।